रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में तीन प्रोसेस है। एक तो है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में दोनों चीज है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस जो ब्लड के थ्रू होता है। और तीसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो यहाँ हम लोगों को डिस्कस करना है वेंटिलेशन मैकेनिज्म। तो रेस्पिरेशन अगर हम लोग फ्रॉग में देखें तो तीन तरह से होता है। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, दूसरा पल्मोनरी रेस्पिरेशन और तीसरा बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो हम लोग कहते हैं, क्यूटिस टर्म आता है स्किन के लिए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रॉग। फ्रॉग का जो स्किन है, पढ़ा हम लोगों ने, ये काफी थीन होता है, सॉफ्ट है, हाईली वैस्कुलराइज्ड है एंड इट इज मॉइस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड। तो उसी से गैसेस डिफ्यूज करता है सराउंडिंग वाटर से ब्लड में, और या फिर ब्लड से CO2 इज डिफ्यूज्ड आउट इनटू द सराउंडिंग वाटर। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स about 20 to 25% of the total amount of oxygen required. But according to Klug, British physiologist, Klug suggested in 1881, 1881 में क्लग ने, जो ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये समझाया कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर द फ्रॉग to remove the CO2 because CO2 highly diffusible है गैस, और ये ज्यादा डिफ्यूज आउट होता है थ्रू द स्किन। तो ऑक्सीजन सप्लाई उतना जरूरी नहीं है जितना कि CO2 को रिमूव करना। ऑक्सीजन तो ज्यादा मिल जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन से, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अगर बंद हो जाए तो फ्रॉग विल डाई। तो हमने बताया था कि इफ यू कीप द फ्रॉग under the running fan, it will die after some time because the skin will become dry, and through the dried surface diffusion of gases doesn't occur. तो इसलिए स्किन को मॉइस्ट रखता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड ऑलवेज और एवरीवेयर बाय द फ्रॉग। फ्रॉग हर समय ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, चाहे पानी में हो या जमीन पे हो। जमीन पे होगा तो भी वो स्किन को मॉइस्ट रखता है, या फिर हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। हाइबरनेशन दैट इज विंटर स्लिप, और एस्टिवेशन समर स्लिप। इन दोनों में जब वो जमीन के अंदर रहता है 10 फीट की गहराई से ज्यादा में, तो उस समय सिर्फ रेस्पिरेशन होता है स्किन से। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन और बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन। लेकिन उसके पहले इसका एक स्ट्रक्चर समझना होगा हम लोगों को। पूरा मैकेनिज्म इसी पर है। देखिए यहाँ पे फ्रॉग का एक डायग्राम बनाया है उसके हेड रीजन का। ये इसका हेड रीजन है, ये अपर जॉ है, दिस इज द अपर जॉ, और ये लोअर जॉ। ये लोअर जॉ है और ये अपर जॉ। और अपर जॉ के बोन को मैक्सिला कहते हैं। द बोन ऑफ अपर जॉ इज मैक्सिला, और मैक्सिला के आगे ये छोटा सा बोन हमने बनाया है प्री मैक्सिला। तो ये मैक्सिला है एंड दिस इज प्री मैक्सिला। मैक्सिला और प्री मैक्सिला के बीच में वन पेयर ऑफ नेजल पैसेजेस, एक राइट और एक लेफ्ट। अब जो भी 3 डायमेंशनल फिगर नहीं है, एक साइड से दिखेगा, तो मान लीजिए राइट या लेफ्ट, जो भी राइट नेजल पैसेज है ये दिस वन। तो इसमें एक्सटर्नल नेरिस है, जिसको नॉस्ट्रल भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। ये है इंटरनल नॉस्ट्रल, दिस वन इंटरनल नॉस्ट्रल। और बीच में ये स्पेस है दैट इज कॉल्ड नेजल चैम्बर। तो ऊपर वाला जो जबड़ा है उसके बोन को मैक्सिला कहते हैं, मैक्सिला है। और मैक्सिला के आगे छोटा सा बोन है, इट इज प्री मैक्सिला। मैक्सिला और प्री मैक्सिला के बीच में वन पेयर ऑफ नेजल पैसेज, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ईच नेजल पैसेज हैज the outer aperture called external nostril, internal aperture called internal nostril, or in between
these two, there is a nasal chamber, यानी दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होगा, दो नेजल चैम्बर होगा और दो इंटरनल नॉस्ट्रिल होगा। और आप देख रहे हैं ये इंटरनल नॉस्ट्रिल खुल रहा है इनटू दिस स्पेस। ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है, तो बीच का स्पेस है बकोफैरिंग्स। दिस इज बकोफैरिंग्स, ये बकोफैरिंग्स है। और बकोफैरिंग्स के पीछे यहाँ पे ये अपर्चर है ग्लॉटिस। दिस अपर्चर इज ग्लॉटिस, ये ग्लॉटिस है। अब देखिए समझना यहीं पे है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो अपर जॉ में तो मैक्सिला, ये प्री मैक्सिला, दोनों के बीच वन पेयर ऑफ नेजल पैसेज। अब लोअर जॉ देखें, दिस इज द लोअर जॉ। लोअर जॉ में आगे एक छोटा सा बोन है जिसका नाम है मेंटोमेकेलियन बोन। A small bone in the anterior part of the lower jaw is known as mentomecalyon bone. ये mentomecalyon bone है which is present in the anterior part of the lower jaw. और दूसरा एक यहाँ बड़ा सा बोन आप देख रहे हैं, it is called head bone. ये head bone है, this one. हम लोगों में भी head bone है। Floor of the buccal cavity is called head. ये बकल कैविटी का जो वेंट्रल साइड है इसको हाइड कहते हैं, इसी से लगा होता है हम लोगों में टंग वगैरह। तो यहाँ भी ये हाइड बोन है, दिस इज द हाइड बोन, रेड कलर से बना दिया है। हाइड बोन के आगे ये मेंटोमेकेलियन बोन है। अब स्कल में एक हड्डी होता है, स्कल बोन है जिसका नाम है स्क्वामोजल। तो ये स्ट्रक्चर है स्क्वामोजल, इट इज द स्कल बोन। और यहाँ पे नीचे है स्टर्नम, स्टर्नम इट इज द पार्ट ऑफ पेक्टोरल गडल, ये इसके पेक्टोरल गडल का हिस्सा है, चेस्ट बोन, ये स्टर्नम। तो ये स्क्वामोजल, स्कल बोन, एंड दिस इज द स्टर्नम, ये हो गया पेक्टोरल गडल का बोन। एंड दिस स्ट्रक्चर इज हाइड बोन, फ्लोर ऑफ द बकोफैरिंग्स। नाउ देयर आर टू सेट्स ऑफ मसल्स। जैसे हम लोगों में इंटरकॉस्टल मसल्स होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और इंटरनल इंटरकॉस्टल, रेस्पिरेशन में मदद करता है, वैसे ही फ्रॉग में भी दो सेट है मसल्स का। देयर आर टू सेट्स ऑफ मसल। एक ध्यान से देखिएगा, एक सेट ये है जिसका नाम है पेट्रोहाइल्स, पेट्रोहाइल्स, PETROHYALS, पेट्रोहाइल्स। पेट्रोहाइल्स ये मसल एक और कनेक्टेड है हाइड बोन से और दूसरी ओर कनेक्टेड है स्क्वामोजल से। तो पेट्रोहाइल connect the hide bone to the squamosal, which is the skull bone. और दूसरा sternohyle, this one, sternohyle, sternohyle connect the hide bone to the sternum. ये तो sternohyle, ये जो मसल है, this one, sternohyle, ये hide bone को connect कर रहा है sternum से। तो दो सेट है मसल्स का, petrohiles and sternohiles, both are connected to the hide bone. हाइड बोन इज द फ्लोर ऑफ द बकोफैरिंग्स। ऊपर की ओर हाइड बोन कनेक्टेड है स्क्वामोजल से बाय द पेट्रोहाइल मसल, और नीचे इट इज कनेक्टेड टू द स्टर्नम, इसका जो चेस्ट बोन है, बाय द स्टर्नोहाइल। अब देखिए, आप भी ये समझ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि कॉन्ट्रैक्शन इन स्टर्नोहाइल मसल, अगर ये स्टर्नोहाइल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये हाइड बोन को ऊपर खींचेगा। कॉन्ट्रैक्शन इन द स्टर्नोहाइल मसल्स विल मूव द हाइड बोन अपवर्ड, ये हाइड बोन ऊपर आएगा। कॉन्ट्रैक्शन इन स्टर्नोहाइल मसल्स विल मूव द हाइड बोन अपवर्ड, हाइड बोन को ऊपर खींचेगा। तो हाइड बोन जब ऊपर आएगा तो फ्लोर ऑफ द बकोफैरिंग्स विल बी रेज्ड। हाइड बोन, ये हाइड बोन जब ऊपर आएगा तो बकोफैरिंग्स का फ्लोर ये ऊपर आ जाएगा। तो फ्लोर ऑफ द बकोफैरिंग्स विल बी रेज्ड। तो नेचुरली बकोफैरिंग्स का जो साइज है वो घटेगा। अगर मान लीजिए ये ऊपर आ रहा है तो ये यहाँ से यहाँ चला आया, तो नेचुरली इसका साइज घटेगा, तो इसके अंदर प्रेशर विल इंक्रीज। तो contraction in the petrohial muscles will move the head bone upward. It will raising the
raising the floor of the buccopharynx upwards. buccopharynx ऊपर की ओर इसका फ्लोर ऊपर जाएगा तो buccopharynx का साइज छोटा हो जाएगा, इसके अंदर प्रेशर विल इंक्रीज। अब ठीक इसका उल्टा, कॉन्ट्रैक्शन इन स्टर्नोहायल मसल्स, जब स्टर्नोहायल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हार्ड बोन विल मूव डाउनवर्ड, हार्ड बोन आएगा नीचे, और हार्ड बोन नीचे आने का मतलब है कि द फ्लोर ऑफ द बकोफैरिंक्स विल बी लोअर्ड। ये जो फ्लोर है वो नीचे आ गया, द फ्लोर ऑफ द बकोफैरिंक्स विल बी लोअर्ड, तो बकोफैरिंक्स का साइज बढ़ गया एंड द प्रेशर विद इन द बकोफैरिंक्स विल डिक्रीज। जैसे हम लोगों में इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, वैसे ही यहाँ भी आप देख रहे हैं पेट्रोहाइल्स एंड स्टर्नोहाइल। These are the two sets of respiratory muscles. Petrohile connect the hyoid bone. Hyoid bone, it is the floor of the buccopharynx to the squamosal. Squamosal is the skull bone, whereas the sternohyles connect the hyoid bone to the sternum, which is the part of the pectoral girdle. कह सकते हैं it is the chest bone. Contraction in the petrohile will move the hyoid bone upward. तो जब हार्ड बोन ऊपर जाएगा तो फ्लोर ऑफ द बकोफैरिंक्स विल बी रेज्ड, ऊपर आ गया तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, इसके अंदर प्रेशर बढ़ गया। और ठीक इसका उल्टा, जब स्टर्नोहाइल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हार्ड बोन नीचे आएगा, फ्लोर ऑफ बकोफैरिंक्स का साइज बढ़ गया एंड द प्रेशर विद इन द बकोफैरिंक्स डिक्रीजेस। ये अब क्लियर हो गया। अब देखिए बकोफैरिंक्स के पीछे की ओर, बकोफैरिंक्स इसलिए कह रहे हैं, पहले भी बताया था कि हम लोगों में बकल कैविटी और फैरिंग्स अलग अलग नजर आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैलेट। जहां तक हार्ड या बोनी पैलेट है, दैट एरिया इज बकल कैविटी, और जहां सॉफ्ट या मस्कुलर पैलेट है, दैट एरिया इज द फैरिंग्स। लेकिन यहाँ पे पैलेट है ही नहीं, ना सॉफ्ट पैलेट है ना हार्ड पैलेट है, इसलिए बकल कैविटी और फैरिंग्स दोनों को अलग पहचानना मुश्किल है, इसलिए दोनों को मिला के कहते हैं बकोफैरिंग्स। तो हम लोग भी जानते हैं कि फैरिंग्स में पीछे की ओर खुलता है ग्लॉटिस, एंड ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स। तो यहाँ भी ये ग्लॉटिस है, ये अपर्चर है ग्लॉटिस, यहाँ लिख दिया ग्लॉटिस, और ये है लंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जैसे रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ते हैं, ह्यूमन के रेस्पिरेशन में ये जो लैरिंग्स है, साउंड बॉक्स, इट इज गार्डेड बाय the laryngeal cartilages, and these laryngeal cartilages are hyaline cartilages. ये hyaline cartilage है। तो हम लोगों में तो cricoid होता है, arytenoid होता है, या फिर उसी तरह हम लोग पढ़ते हैं cartilage of Santorini। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा दो ही तरह का cartilage है। एक तो ring like cartilage है, this one, ये ring like cartilage, इसको कहते हैं cricoid cartilage, ये रिंग लाइक रिक्वायर्ड कार्टिलेज, एंड इससे घिरा हुआ दो सेमी सर्कुलर, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, दीज टू आर कॉल्ड एरिटेनॉइड कार्टिलेज, और दोनों एरिटेनॉइड कार्टिलेज के बीच में ये अपर्चर है व्हिच इज कॉल्ड ग्लॉटिस। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रॉग में लैरिंक्स और ट्रैकिया बोथ आर अनडिफरेंशिएटेड। कह सकते हैं कि ट्रैकिया डेवलप नहीं होता है फ्रॉग में, कारण है कि ट्रैकिया का पोजीशन होता है नेक के अंदर, गर्दन वाले हिस्से में, और फ्रॉग में नेक है नहीं, तो इसलिए ट्रैकिया डेवलप नहीं है। तो लैरिंक्स और ट्रैकिया दोनों को मिला के एक साथ कहते हैं लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर, यानी लैरिंक्स एंड ट्रैकिया आर अनडिफरेंशिएटेड एंड दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द स्पेस कॉल्ड लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर, in which is guarded by two sets of cartilages. The ring-like outer cartilage, it is cricoid, or it surrounds the two semicircular cartilages called arytenoids, and both the arytenoids surround the aperture called glottis. तो यहाँ पे ये लिख दिया laryngotracheal chamber, और laryngotracheal chamber खुलता है दो ब्रोंकाई, एक सिंगुलर राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, and each bronchus opens into the lungs of the respective side. ये राइट लंग हो गया, ये लेफ्ट लंग हो गया। अब लंग के अंदर देखिएगा तो बाहर का, लंग का सबसे बाहर का कवर है
पेरिटोनियम. इट इज एक्चुअली विसरल मेसोडर्म. ये विसरल मेसोडर्म है, पेरिटोनियम कह रहे हैं. जो अंदर का लेयर है, दिस वन, इट इज स्क्वामस इपिथेलियम. ये वाला लेयर जो है वो स्क्वामस इपिथेलियम है. और बीच बीच में इस तरह का आउटग्रोथ है जिसको ट्रेबिकुली कहते हैं. दीज आर ट्रेबिकुली. और ट्रेबिकुली के कारण ल्यूमेन ऑफ द लंग इज डिवाइडेड इनकम्प्लीटली इनटू अ स्मॉल स्पेसेज व्हिच आर कॉल्ड एल्वियोलाई. तो हम लोगों में जैसे एल्वियोलाई होता है डेवलप्ड, वैसा नहीं है. यहाँ आप देखिए कि बाहर वाला लेयर कहला रहा है, ये बाहर वाला लेयर कहला रहा है पेरिटोनियम, ये विसल मेसोडर्म है. अंदर वाला लेयर ये कहला रहा है स्क्वामस इपिथेलियम. और स्क्वामस इपिथेलियम से डेवलप होता है इस तरह का आउटग्रोथ विच आर कॉल्ड ट्रेबिकुली. ट्रेबिकुली का लाइनिंग है सीलिएटेड इपिथेलियम. यहाँ पे दीज आर सीलिया. और ट्रेबिकुली के अंदर दीज आर ब्लड कैपिलरी. ये जो रेड कलर का देख रहे हैं ये ब्लड कैपिलरी है. एंड दीज ट्रेबिकुली इनकम्प्लीटली डिवाइड द ल्यूमेन ऑफ द लंग्स इनटू अ स्मॉल स्पेसेज. ये सब छोटा छोटा स्पेस है. एंड दीज स्पेसेज आर कॉल्ड एल्वियोलाई. तो ये एल्वियोलाई, जब एयर एटमॉस्फेरिक एयर आएगा एल्वियोलाई में तो यहीं से ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा ब्लड कैपिलरी में प्रेजेंट विद इन द ट्रेबिकुली, या फिर यहाँ से CO2 विल डिफ्यूज इनटू द एल्वियोलाई. इन दोनों के बीच में यानी आउटर पेरिटोनियम, विसल मेसोडर्म और अंदर का लेयर ये स्क्वामस इपिथेलियम, इसके बीच में ये कनेक्टिव टिश्यू है और इसमें भी ब्लड कैपिलरी. तो जैसा ये एक लंग है वैसे इधर भी. अब फिर वापस हम लोग आते हैं इधर, देखिए. तो फिर से देखिए ये अपर जॉ में ये बोन मैक्सिला, ये प्री मैक्सिला. लोअर जॉ दिस वन, इसमें आगे का बोन मेंटोमेकेलियन. और नीचे ये हेड बोन. हेड बोन से दो तरह का मसल कनेक्टेड है. एक पेट्रोहाइल जो इसको जोड़ता है स्क्वामोजल से, और दूसरा स्टर्नोहाइल जो इसको नीचे जोड़ता है स्टर्नम से. पेट्रोहाइल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बकोफैरिंक्स का फ्लोर या सरफेस ऊपर जाएगा, साइज घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा. और जब स्टर्नोहाइल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हेड बोन नीचे आएगा, तो फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी विल बी लोअर्ड, बकोफैरिंजियल कैविटी विल बी लोअर्ड, प्रेशर विल डिक्रीज. अब ये तो हो गया. अब इसके बाद देखिए ये माउथ है. ये जो ये अपर जॉ का बोन है प्री मैक्सिला, ये लोअर जॉ है. तो दिस अपर्चर इज माउथ. ये माउथ हो गया, दिस अपर्चर. अभी माउथ लूजली क्लोज्ड है, माउथ क्लोज्ड है. लेकिन अब यहाँ दो टर्म आता है फ्रॉग में. एक कहा जाएगा कि माउथ इज क्लोज्ड और दूसरा टर्म आता है माउथ इज टाइटली क्लोज्ड. तो माउथ इज क्लोज्ड और दूसरा माउथ इज टाइटली क्लोज्ड. ये मामला ऐसा ही है कि जैसे हम लोग मुंह बंद है और दूसरा है कि खूब जोर से दांत भींच करके एकदम बंद कर दे, तो टाइटली एकदम बंद कर दे, ये खुलेगा नहीं. और दूसरा है कि बंद है, तो वैसे ही यहाँ भी कंडीशन है. तो अभी आप देखिए ये माउथ क्लोज्ड है और ये दोनों नॉस्ट्रिल्स, वन पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, वन पेयर इंटरनल नॉस्ट्रिल, बोथ आर ओपन. दोनों खुला हुआ है. ये अपर्चर खुला हुआ है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल एंड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, जैसे राइट साइड वैसे लेफ्ट साइड, बोथ आर ओपन एंड माउथ इज क्लोज्ड. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मसल आपको बता रहे हैं, नाम है सबमेंटलिस मसल. एक मसल है, नाम है सबमेंटलिस मसल. ये अपर जॉ और ये लोअर जॉ, फ्रॉग के अपर और लोअर जॉ को जोड़ने वाला यहाँ पे वन पेयर सबमेंटलिस मसल, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट. सबमेंटलिस मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लोअर जॉ विल मूव अपवर्ड, माउथ विल बी क्लोज टाइटली. और जब सबमेंटलिस रिलैक्स करेगा तो लोअर जॉ थोड़ा सा नीचे आएगा, माउथ बंद रहेगा लेकिन टाइट क्लोजर नहीं रहेगा. तो जब ये जैसे हम लोग में मैसेटर मसल है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो माउथ विल बी क्लोज. हम लोगों में मैसेटर मसल है और फ्रॉग में सबमेंटलिस मसल है. तो कॉन्ट्रैक्शन इन द सबमेंटलिस मसल causes the tight closure of the mouth. Mouth will be tightly closed. अब सबमेंटलिस मसल कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा? तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है
greater amount of oxygen present within the buccopharynx. जैसे फ्रॉग एयर को इनहेल किया, उस एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो जैसे ही वो एयर बकोफैरिंग्स में आएगा, यहाँ पे जो सबमेंटलिस मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सबमेंटलिस मसल विल कॉन्ट्रैक्ट। तो अपर जॉ तो फिक्स्ड है स्कल से, लोअर जॉ मूवेबल है, तो लोअर जॉ खिंचाएगा ऊपर, जब सबमेंटलिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लोअर जॉ विल बी पुल्ड अपवर्ड। तो ये जो मेंटोमेकेलियन बोन है, इट विल प्रेशराइज द प्रीमैक्सिलर, इसको समझना है। Contraction in submentalis muscle due to the greater amount of oxygen present within the buccopharynx will move the lower jaw upward. ये लोअर जॉ को ऊपर की ओर खींचेगा क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो जब लोअर जॉ ऊपर खींचेगा तो ये मेंटोमेकेलियन बोन जो आगे है लोअर जॉ में, ये प्रेशर डालेगा प्री मैक्सिलर पे, और प्री मैक्सिलर जाके अटैच हो जाएगा मैक्सिलर से। प्री मैक्सिलर विल गेट अटैच टू द मैक्सिलर। तो ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल और इंटरनल नॉस्ट्रिल है, बोथ विल बी क्लोज, यानी whenever the mouth will be closed tightly, the mentomeckelian bone of the lower jaw will press the premaxilla to move towards maxilla. Premaxilla will get attached to maxilla, closing both the external and internal nostril. तो अब एक चीज समझ लीजिए कि जब माउथ टाइटली क्लोज्ड होगा तो एक्सटर्नल और इंटरनल नॉस्ट्रिल बंद रहेगा, और जब माउथ सिर्फ क्लोज्ड है, लूजली क्लोज्ड है, तो बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आर ओपन। अब देखिए वेंटिलेशन मैकेनिज्म, ये फ्रॉग माउथ बंद है, एक्सटर्नल इंटरनल नॉस्ट्रिल खुला हुआ है। अब देखिए ध्यान से इसको समझ लीजिए, और फिर आपके असाइनमेंट में लिखा ही हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन इन स्टर्नोहायल मसल, कॉन्ट्रैक्शन इन स्टर्नोहायल मसल, तो हार्ड बोन नीचे आएगा, फ्लोर ऑफ द बकोफैरिंक्स विल बी लोअर्ड, तो बकोफैरिंक्स का साइज बढ़ेगा, यहाँ पे एयर प्रेशर विल डिक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक एयर विल इंटर इनटू द बकोफैरिंक्स थ्रू द ओपेंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल नॉस्ट्रिल। तो ये इसमें चलाया। अब जब इसके अंदर चलाया तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई, तो सबमेंटलिस मसल विल कॉन्ट्रैक्ट। अब सबमेंटलिस मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मेंटोमेकेलियन बोन विल प्रेशराइज द प्रीमैक्सिलर, प्रीमैक्सिलर विल गेट अटैच्ड टू मैक्सिलर, द नॉस्ट्रिल्स विल बी क्लोज। यानी जैसे ही एयर इसके अंदर आया, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें बढ़ी, अब ये माउथ टाइटली क्लोज्ड हो गया और ये इंटरनल और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बंद हो गया। अब क्या होगा, जब बंद हो गया तब अब पेट्रोहाइल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पेट्रोहाइल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, हार्ड बोन विल मूव अपवर्ड, फ्लोर ऑफ द बकोफैरिंक्स विल बी रेज्ड, प्रेशर विद इन द बकोफैरिंक्स विल इंक्रीज, और ये अब एयर बाहर नहीं जा सकता। जब यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, बिल्डअप करेगा, तो ये बाहर नहीं जाएगा बिकॉज नॉस्ट्रिल्स क्लोज्ड है। तो अब इसके सामने ये रास्ता है ग्लॉटिस, एयर ग्लॉटिस को फोर्स करता हुआ चला जाएगा लंग्स में, तो एयर विल इंटर इनटू बोथ द लंग्स। अब एयर आएगा एल्वेलाई में, यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। अब जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा तो उसके बाद फिर अब एयर में CO2 ज्यादा है और ऑक्सीजन चला गया ब्लड में, तो अब फिर ये स्टर्नोहाइल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आफ्टर फोर्सिंग द एयर इनटू द लंग्स, द स्टर्नोहाइल विल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये फिर फ्लोर ऑफ द बकोफैरिंक्स विल बी लोअर्ड, तो लंग के अंदर प्रेशर बढ़ा हुआ है, और यहाँ जब ये नीचे आएगा तो प्रेशर घटेगा, तो लंग से एयर विल इंटर इनटू बकोफैरिंक्स। अब फिर जब बकोफैरिंक्स में आएगा तो अगेन द पेट्रोहाइल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल फोर्स द एयर इनटू द लंग्स। फिर स्टर्नोहाइल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लंग से एयर आ जाएगा बकोफैरिंक्स में। शटलिंग ऑफ द एयर विल कंटिन्यू इन बिटवीन बकोफैरिंक्स एंड लंग्स, और जितनी बार ये गुजरेगा उतनी बार यहाँ वोकल कॉर्ड को स्ट्राइक करेगा, तो इट विल क्रिएट द साउंड जो मेल में होता है क्रोकिंग साउंड, मेढक का टर्राने का आवाज। फाइनली जब बकोफैरिंक्स में एयर में ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाएगा और CO2 ज्यादा होगा, तो सबमेंटलिस विल रिलैक्स,
सब मेंटलिस को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए ऑक्सीजन चाहिए था, ऑक्सीजन चला गया ब्लड में, तो अब ये रिलैक्स करेगा तो लोअर जॉ विल मूव स्लाइटली डाउनवर्ड, मेंटोमैकेलियन विल रिलीज प्रेशर फ्रॉम द प्री मैक्सिला विल मूव बैक टू इट्स पोजीशन। नतीजा होगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल नॉस्ट्रिल खुल जाएगा, और इस बार जब पेट्रोहाल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो चूंकि नॉस्ट्रिल खुला हुआ है तो एयर विल बी एक्सेल, ये एयर बाहर चला जाए। तो फिर से देखिए, कॉन्ट्रैक्शन इन स्टर्नोहाइल, हार्ट बोन नीचे आएगा, बकोफेरिंक्स का साइज बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक एयर इंटर करेगा बकोफेरिंक्स में, जैसे ही इसमें ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा सबमेंटलिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मेंटोमैकेलियन लोअर जॉ का पुश करेगा प्री मैक्सिला को, मैक्सिला से जाके अटैच हो गया, नॉस्ट्रिल बंद हो गया। अब कॉन्ट्रैक्शन होगा पेट्रोहाइल में, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा एयर का, बाहर नहीं जा सकता है, बंद है, तो ये ग्लॉटिस को प्रेशराइज करेगा, चला आएगा लंग्स में, और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा ब्लड के साथ। फिर उसके बाद स्टर्नोहाइल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बकोफेरिंक्स का साइज बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, तो लंग से एयर बकोफेरिंक्स में आएगा। फिर पेट्रोहाइल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर जाएगा लंग्स में, बार बार ये इधर से उधर जाएगा, लंग से बकोफेरिंक्स, बकोफेरिंक्स से लंग, और फाइनली जब इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाएगा तो सब मेंटलिस विल रिलैक्स, और इस बार जब एयर आएगा बकोफेरिंक्स में तो पेट्रोहाइल विल कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रेशर यहाँ बढ़ेगा, एयर विल बी फोर्स्ड आउट, एक्सहेलेशन। दिस इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन. Pulmonary respiration provides about 60 to 65% of the total amount of oxygen required, and it is performed only during the active state while the frog is moving over the land and it is performing active preying. जब frog जमीन के ऊपर मूव करता है, शिकार को पकड़ता है, उस समय pulmonary respiration इसका chief mode of respiration है. अब तीसरा जो रेस्पिरेशन है बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन. बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन में बस इतना समझ लेंगे, एक्सेप्शन है. पल्मोनरी और बकोफेरिंजियल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस पहला ये है कि लंग्स आर नेवर इन्वॉल्व. बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन में लंग्स इन्वॉल्व नहीं है. दूसरा एक्सेप्शन है कि द एक्सटर्नल एंड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आर ऑलवेज ओपन, दे रिमेन ओपन ऑलवेज, यानी माउथ इज नेवर टाइटली क्लोज्ड. बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन में माउथ कभी भी टाइटली क्लोज नहीं होगा, तो नतीजा एक्सटर्नल और इंटरनल नॉस्ट्रिल ऑलवेज खुला होगा. अब ये माउथ टाइटली क्लोज नहीं है, ये खुला ही रहेगा, और लंग्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है. अब देखिए, कॉन्ट्रैक्शन इन स्टर्नोहाइल मसल विल मूव द बकोफेरिंक्स डाउनवर्ड, फ्लोर नीचे आएगा, साइज बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, एटमॉस्फेरिक एयर आ जाएगा बकोफेरिंक्स में, और बकोफेरिंक्स का वॉल हाईली वैस्कुलराइज्ड है, इसमें काफी ज्यादा ब्लड कैपिलरी है, तो जब इसमें एयर आएगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल अकर विद कैपिलरीज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द बकोफेरिंक्स, उसके साथ एक्सचेंज होगा. अब उसके बाद जब ऑक्सीजन चला गया ब्लड में, CO2 ब्लड से आ गया बकोफेरिंक्स में, तो अब पेट्रोहाइल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एयर को फोर्स कर देगा बाहर. चूंकि नॉस्ट्रिल खुला हुआ है इसलिए यहाँ इस पर लंग के अंदर एयर नहीं जाएगा. तो जितनी बार स्टर्नोहाइल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एयर अंदर आएगा बकोफेरिंक्स में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, और उसके बाद पेट्रोहाइल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एयर सीधे बाहर निकल जाएगा. लंग्स आर नेवर इन्वॉल्व, और ये इट इज परफॉर्म, बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन इज परफॉर्म while the frog remains passively floating over the water surface. आप देखिएगा, कुआं हो, नदी हो, तालाब हो, मेढक एकदम चुपचाप शांत पड़ा हुआ पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है, तो उस समय इसका लंग जो है, दे एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन. हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन होता क्या है कि ये पूरा एयर ले लेता है अपने लंग में और ग्लॉटिस को टाइटली क्लोज कर देगा, तो अब लंग फैला हुआ है, तो इट प्रोवाइड बॉयंसी. दोनों लंग फैला हुआ है तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है विद रिस्पेक्ट टू बॉडी वेट, तो अब बॉयंसी बढ़ गया. अब उसमें ऑक्सीजन लेगा कैसे? तो बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन, यहीं पे आएगा, यहीं एक्सचेंज होगा,
इसके वॉल में कैपिलरी है और यहीं से फिर ये एयर बाहर चला जाएगा, लंग्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो bucopharyngeal respiration provides about 5 to 10% of the total amount of oxygen required, and it is performed only when the frog remains passively floating over the water surface. Pulmonary respiration is performed in the active state, while over the line performing active praying, whereas cutaneous respiration is performed always, whether it is in water or over the line or during hibernation or aestivation. और बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन में डिफरेंस यही है कि बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन में माउथ इज नेवर टाइटली क्लोज, both external and internal nostrils always remain open and lungs are never involved. Exchange of gases occurs only in between the air present within the buccopharynx and the capillaries present in the wall of the buccopharynx. lungs में नहीं जाता है। और अब रोल हो गया दो मसल्स का, पेट्रोहाइल और स्टर्नोहाइल। पेट्रोहाइल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लोर बकोफैरिंक्स का फ्लोर सतह ऊपर जाएगा, स्टर्नोहाइल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे आएगा, पेट्रोहाइल जाएगा तो प्रेशर बिल्डअप करेगा, स्टर्नोहाइल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। यही मैकेनिज्म है। और सब मेंटलिस मसल है जो अपर जॉ और लोअर जॉ को जोड़ता है। जब भी ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लोअर जॉ को टाइटली ऊपर की ओर प्रेस करेगा, अपर जॉ को लोअर जॉ टाइटली प्रेस करेगा। तो लोअर जॉ का ये जो मेंटोमैकेलियन बोन है प्री मैक्सिला को पुश कर देगा मैक्सिला की ओर, नतीजा इंटरनल और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स क्लोज हो जाएगा। तो दैट इज द वेंटिलेशन मैकेनिज्म और यही रेस्पिरेशन है। अब पढ़िएगा तो सब समझ में आ जाएगा। लीजिए एनसीईआरटी को पढ़िएगा तो सब क्लियर होगा और उसके बाद अगर कुछ हो तो नोट्स देख लीजिए तो सब इसमें बन जाए। अब हो सकता है कि कल नहीं ले, कल परसों वगैरह देखते हैं। अगर लेना होगा तो मैसेज करेंगे, नहीं अगर मैसेज किया तो समझिए कल नहीं लेंगे। परसों तो सरस्वती पूजा ही है और फिर 4 तारीख है तो उस दिन स्टूडेंट बहुत लोग लौटने में भी होंगे। 5 तारीख से इंस्टीट्यूट खुला हुआ है तो 5 से तो सब क्लासेज अपने टाइम पे शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर देखते हैं कल मौका मिला तो लेंगे, मैसेज करेंगे कल मॉर्निंग में। अगर नहीं मैसेज किया तो समझिए नहीं होगा, तो फिर जब खुलेगा तो उस समय फिर